हम पढ़ रहे हैं विभिन्न प्रकार के एक विम आरेख और आरेखों के विभिन्न प्रकार, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने बार डायग्राम तथा कंपाउंड बार डायग्राम के बारे में पढ़ा। बार डायग्राम के बाद दूसरे जो एक विम जो आरेख होते हैं वो कहलाते हैं पिरामिड डायग्राम। जेएनयू के कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इनकी आकृति पिरामिड के समान होती है, इसलिए उनको पिरामिड आरेख यानी डायग्राम्स कहा जाता है। जब हमें किसी आयु वर्ग या लिंग के अनुसार जनसंख्या या साक्षरता के आंकड़ों का प्रदर्शन करना है, तो हम इस प्रकार के आरेख बनाते हैं। क्या करते हैं कि जो डेटा हमें मिले हैं उन आंकड़ों को हम एज ग्रुप के आधार पर बांट देते हैं और एक ऊर्ध्वाधर कॉलम में ऊपर से नीचे की ओर आरोही क्रम में बढ़ते हैं, बढ़ते हुए क्रम में। आगे के चित्र में मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार से आरोही क्रम में लिखते हैं। फिर प्रत्येक आयु वर्ग के सामने एक और पुरुषों और दूसरी तरफ महिलाओं की संख्या या उसके जो मूल्य होते हैं प्रतिशत में, उनको मापने के अनुसार लंबे क्षैतिज स्तंभ यानी हॉरिजेंटली हम बनाकर प्रदर्शित करते हैं। किस प्रकार से? तो इस प्रकार से एज वाइज, एज एंड टैक्स वाइज पॉपुलेशन को लिख रखा है। तो शीट पर सबसे पहले हमने क्या किया, बीचों बीच ये एक कॉलम खड़ा किया और कॉलम में किसी एक स्केल के आधार पर यानी हम 1 सेंटीमीटर के गैप से हमने यहाँ पर गैप बना दिए और एज ग्रुप बना दिया कि 0 से 4 वाले इसमें आएंगे, 5 से 9 वाले इसमें आएंगे, इस प्रकार से 65 से 69 वाले इसमें और 70 से अधिक उम्र वाले जो होंगे वो इस कॉलम में आएंगे। एक तरफ महिलाएं और एक तरफ पुरुष। एज ग्रुप 0 से 4, ठीक है। कहाँ का ले रखा है? यूपी की डेटा है 1981 के। तो यूपी में 0 से 4 वर्ष तक का जो एज ग्रुप है उसमें बालिकाओं की संख्या कितनी है? तो 7% है। परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन का 7% जो है किसमें है? 0 से 4 एज ग्रुप में। इसी प्रकार से इसमें पुरुषों की संख्या कितनी है? तो वो भी आपके 7 के बराबर है। यहीं पर 55 से 59 के बीच में ये कितना है? तो हमने यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया कि ये लगभग 1.5 है। तो इस प्रकार से दोनों तरफ हम इस प्रकार के आंकड़ों को प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा एक ग्राफ न कहकर, आलेख न कहकर एक आरेख तैयार होता है। तो ये जो आरेख है वो इस प्रकार से पिरामिड के आकार का होता है, इसलिए इसे पिरामिड आरेख के नाम से जाना जाता है। तो पिरामिड आरेख नहीं बनाना है आपको। फिर साधारण पवनारेख, ये आपके बीए प्रथम वर्ष के अंतर्गत हम बना चुके हैं। तो ये भी एक विम आरेख के अंतर्गत आता है। शांत दिनों की संख्या बीच में लिख दी और इस प्रकार से सभी दिशाओं में चलने वाली हवाओं को आपने इस प्रकार से प्रदर्शित कर दिया। आगे बढ़ते हैं और हमारे पास दूसरा एक विम आरेख के बाद दूसरे प्रकार के जो आरेख होते हैं उन्हें द्विविम यानी 2D या 2 डायमेंशनल डायग्राम्स कहते हैं। इस प्रकार के डायग्राम्स में क्या होता है कि हम दो माप अर्थात लंबाई और चौड़ाई दोनों की गणना करके क्षेत्रफल के अनुसार मूल्य को प्रदर्शित करते हैं। यानी हम आरेख में स्तंभ, वृत्त या वृत्तखंडों के क्षेत्रफल के दिए गए मूल्यों के अनुपात में निर्मित करते हैं। इन्हें हम क्षेत्रफल आरेख भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर हम एरिया या क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं। अब ये किस प्रकार से होते हैं? तो सबसे पहले यूनिट स्क्वायर आरेख, ये द्विविम आरेख है। जेएनयू के कोर्स में नहीं है इसलिए आपको
नहीं बनाना है, कैसे बनता है ये जानना जरूरी है। तो एकदम सरल तरीके से इसे बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखिएगा। जैसे कि आपके पास जो स्किल दे रखी है, जैसे एक वर्ग, कोई भी आपको जो डेटा दे रखे है उसमें से आपको मानना है कि 1 इकाई या यूनिट का जो वर्ग है वो 1000 क्विंटल के आसपास है, ठीक है, या फिर 1 लाख रुपए के आसपास है। तो कोई भी आप मूल्य वहां पर पसंद करते हैं और इकाई वर्गों की संख्या को ज्ञात करते हैं। फिर उसके समान आकार वाले वर्गों को गिनकर पास में एक दूसरे के पास बना देते हैं। कैसे बनाते हैं, ये कुछ आंकड़े दिए गए हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों को इकाई वर्ग आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। भारत में अनाज का उत्पादन है, विभिन्न प्रकार के अनाज दे रखे हैं और उनका उत्पादन यहाँ पर मैट्रिक टन या मिलियन टन में दे रखा है, ठीक है। अब अलग अलग है, लेकिन हमने क्या किया कि इनमें से यदि एक इकाई वर्ग को 1 मिलियन टन अनाज के बराबर मान लिया गया, यानी 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मेट्रिक टन, ये हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो बाकियों के लिए क्या क्षेत्र रहेगा तो उसको हम ज्ञात करेंगे। तो आरेख में चावल, गेहूं और विभिन्न प्रकार की जो फसलें दे रखी है उनकी मात्राओं को प्रकट करने वाले इकाई वर्गों की जो संख्या है, यानी चावल के लिए 53.5, गेहूं के लिए दे रखा है, इसी प्रकार से मक्का, बाजरा, जौ के अलग अलग प्रकार से मात्रा यहाँ पर दे रखी है। क्योंकि हमने एक को एक के बराबर यानी 53.1 के लिए हमने मैट्रिक टन यूनिट का यूज लिया कि 1 यूनिट 1 मेट्रिक टन के बराबर है। तो 53.5 यूनिट कितने बराबर होंगे, तो 53.5 मेट्रिक टन यूनिट जो है वे एक 53.5 यूनिट के बराबर होंगे। तो इसका मूल्य सेम है। अगर यहाँ हम 2 लेते तो हो सकता था इसका जस्ट हाफ आता, यानी 53 का आधा आता, 35 का आधा आता और 11 और सबका आधा आधा हो जाता। तो हमने एक ही रखा है इसलिए सेम आंकड़े रहेंगे और उनको हम प्रदर्शित। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमने 1 यूनिट लिया है, 1 यूनिट जो है 1 मेट्रिक टन के बराबर है, तो हमें 53 यूनिट्स बनाना है। तो यहाँ पर मैं 5 यूनिट का बना के बता रहा हूँ, 53 का समय लग जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर के मुझे 5 ब्लॉक बनाना है, छोटे छोटे से स्क्वायर बनाना है, ठीक है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, एक भुजा की माप हमने निकाल ली, मान ली थी कि 1 है, ठीक है। तो एक एक करके हमने 5, तो ऐसे ही अगर हम 53 ब्लॉक्स बनाएंगे, 53 ब्लॉक्स जो बनाएंगे कि हम यहाँ पर इसको प्रदर्शित करते हैं 53, तो लमसम 53 ब्लॉक्स इसके बनेंगे। 35 ब्लॉक्स जो रहेंगे वो गेहूं के बन जाएंगे, ठीक है। ज्वार के लगभग 12 मेट्रिक टन बन जाएंगे, इसके आसपास की जो निकटतम संख्या है। इसी प्रकार से कुछ ब्लॉक की संख्या जैसे कि कम कर देते हैं, जैसे कि 53.5 है तो 53 तो पूरे बना देंगे और एक ब्लॉक को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बीच में काट देंगे, आधा बना देंगे। इसी प्रकार से 11 तो पूरे ब्लॉक होंगे और एक ब्लॉक को हम आधा बना देंगे, 6 ब्लॉक पूरे होंगे और 7वां जो होगा उसको आधा काट देंगे। तो इस प्रकार से ब्लॉक बनाते हैं। ये आपके कोर्स में नहीं है इसलिए आपको नहीं बनाना है, और जिनके कोर्स में है वो इसे आसानी से। नेक्स्ट है वर्गाकार ब्लॉक डायग्राम, तो ये भी आपके कोर्स में नहीं है, देख लेते हैं किस प्रकार से बना। ये तो था इससे पहले जो मैंने समझाया आपको कि किस प्रकार से इकाई वर्ग आरेख बनाया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जैसे 53.5 थे तो 53 ब्लॉक्स, एक में 10 ब्लॉक है, 2, 20, 30, 40, 50, फिर 51, 52, 53 और 53.5। इसी प्रकार से यहाँ पर 30 और 5 35, यहाँ पर 10, 11 और 11.5। तो इस प्रकार से ये सीट तैयार हो जाती है। इसी प्रकार से कुछ डेटा है जैसे कि यहाँ पर वर्गाकार ब्लॉक डायग्राम बनाइए।
ये आपके कोर्स में है। और इसे कैसे बनाया जाता है देखिएगा कि हमें वर्गाकार ब्लॉक डायग्राम बनाना है या स्क्वायर डायग्राम बनाना है। तो कुछ डेटा जैसे कि जो पिछली जो शीट थी उसी में जो डेटा दे रखे थे उसी डेटा को यहाँ पर भी यूज किया गया है, तो इस डेटा को तो देखने की आवश्यकता नहीं। कैलकुलेशन देख लीजिए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है किस प्रकार से निकला। तो टोटल जो है, क्योंकि वर्ग में हम क्षेत्रफल को दिखाएंगे, तो 53 क्या है, इस चावल का टोटल क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका उत्पादन है, लेकिन इस उत्पादन से हम उसका क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, तो उसमें 2 का भाग दिया। अब बात आती है कि 2 कहाँ से आया, तो 2 जो है हमने एज्यूम किया। एज्यूम किस प्रकार से किया कि हम एक कल्पित लंबाई के अनुसार मांगते हैं। ठीक है, तो हमने एक कल्पना की कि जो जो वर्ग है वो उसमें पर यूनिट बराबर 2 मेट्रिक टन, पर यूनिट बराबर 2 मेट्रिक टन एज्यूम किया। यहाँ पर 2 भी किया जा सकता है, 4 भी किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि कागज की लंबाई कितनी। तो सभी में देखिएगा 2 का भाग लगाया है, तो जो उत्पादन है उसमें 2 का भाग लगाया, तो हमारे पास आ गया क्षेत्रफल। अब वर्ग का क्या सिस्टम होता है कि वर्ग की एक भुजा, और वर्ग की एक भुजा ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग का भुजा ज्ञात करने का जो सूत्र लगना पड़ता है वो होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। अंडर रूट क्षेत्रफल का जब सूत्र लगाते हैं तो हमारे पास वर्ग की एक भुजा आ जाती है। तो वर्ग की जब एक भुजा हमारे पास होती है तो वर्ग की चारों भुजाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उसको वर्गमूल निकाला, तो अंडर रूट किया मान को, जैसे कि यह 26.75 आए, उस 26.75 का वर्गमूल निकालने के बाद 5.17 यूनिट हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से 17 का वर्गमूल निकाला और ये हमें आंकड़े मिले। तो सभी का हमने वर्गमूल निकाला और उसके बाद जो आंकड़े मिले, फिर फाइनली क्या करना है कि आपको वर्ग की एक भुजा, सबसे पहले वाली भुजा कितनी आई थी, 5.17, तो हमने 5.17 का यहाँ पर लाइन खींचा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है तो ये भी सेम रहेगी 5.17, ये भी 5.17 और ये भी रहेगी 5.17। तो इस प्रकार से हमारा एक वर्ग तैयार हो गया। इसमें हमने यहाँ पर राइस लिखा, राइस भी लिख सकते हैं, चाहे तो आप इंडेक्स बना सकते हैं। इंडेक्स में आप अलग अलग प्रकार की छाया भर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इस प्रकार की कोई जाली बना देता हूँ और उसके अंदर लिख देता हूँ राइस, तो जाली वाला राइस है उस इंडेक्स को देखने कर पता चल जाता है। इसी प्रकार से जो गेहूं है, गेहूं के लिए भुजा की माप कितनी आई थी, 4.18। देखिएगा इस वर्ग को जो डेटा है उसको इस प्रकार से सेट किया जाता है कि सबसे पहले सबसे बड़ा बने, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, तो इस प्रकार से घटते क्रम में इस प्रकार से बने। तो गेहूं का जो क्षेत्रफल है तो वर्ग की 4.1 भुजा आ गई, 4.18, चारों भुजाएं बन गई। तो चारों भुजाएं इस प्रकार से बनते हुए बीच में पर्याप्त थोड़ा सा गैप छोड़ दिया और एक ही लाइन से ये जुड़े हुए इस प्रकार से हमने वर्ग बना दी। और यहाँ पर जैसे कि हमने एज्यूम किया था कि सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का जो ब्लॉक है वो किसके बराबर है, 2 मेट्रिक टन के बराबर है, ये हमने माना था। और इसी 2 से हमने उसका क्षेत्रफल निकाला था कि 53.5 है, उसमें हमने 2 का भाग दिया तो हमें क्या मिला, क्षेत्रफल मिला। और क्षेत्रफल का जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो हमें मिला वर्ग की एक भुजा। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इन इंडिया ये 1978-79 की डेटा है, तो इस प्रकार से इसको प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमने वर्ग बनाए। जब हम आयत बनाते हैं तो आयताकार डायग्राम कहलाता है। अब आयत की क्या विशेषता होती है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो इसे कैसे बनाया जाता है, तो भिन्न भिन्न आयतों के क्षेत्रफल में वही अनुपात रखा जाता है जो उनके मूल्य में होता है। ठीक है, किस प्रकार से, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण होता है, एक विभाजित होता है। आपके कोर्स में केवल साधारण है इसलिए केवल साधारण ही बनाना है। तो आरेख बनाने के लिए सर्वप्रथम क्या करता है, किसी मूल्य को प्रकट करने वाले आयत की पूर्व निश्चित मापनी के अनुसार क्षेत्रफल प्रकट कर दिया जाता है। ठीक है, हम कैलकुलेशन देखेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। क्षेत्रफल के बाद उसे दो गुणन खंडों में बांट दिया जाता है। 2 गुणन खंडों में किस प्रकार से बांट दिया जाता है कि देखिएगा, मैं अगर कहूं कि यहाँ पर सिलेबस में भी देख सकते हैं, आपके स्क्वायर डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ब्लॉक फाइल को हम करेंगे, हम रेक्टेंगुलर को पढ़ रहे हैं। तो कोई भी 2 आंकड़े हम देख सकते हैं कि जैसे कि मैंने ले लिया
10। अब 10 के मुझे गुणनखंड करने हैं तो मैं किस प्रकार से कर सकता हूँ, तो मैं उसको 5 इंटू 2 कर सकता हूँ या 2 इंटू 5 कर सकता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लेता हूँ मैंने कर दिया यहाँ पर 20, तो 20 के गुणनखंड किस प्रकार से किया जा सकता है, तो 20 के गुणनखंड किस प्रकार से किया जा सकता है कि मैं 5 इंटू 4 करूँ या 4 इंटू 5 करूँ। ठीक है, ठीक है, तो कहने का अर्थ है या फिर मैं 2 इंटू 10 कर दूं तो भी मैं पहुंच जाऊंगा, 10 इंटू 2 कर दूं तो भी मैं 20 तक पहुंच जाऊंगा। तो इस प्रकार से हमें गुणनखंड यानी एक जो भुजा होगी वह लंबाई होगी और एक चौड़ाई होगी। अब किस प्रकार से की जाती है, यानी समान क्षेत्रफल प्रकट करने वाले लंबाई चौड़ाई एक दूसरे के भिन्न हो सकती है। जैसे 24 का अगर मुझे क्षेत्रफल प्राप्त हो चुका है तो उसे मैं 24 इंटू 1 कर सकता हूँ, 20 इंटू 1.2 कर सकता हूँ, 12 इंटू 2 कर सकता हूँ, 10 इंटू 2.4 कर सकता हूँ, 8 इंटू 3 कर सकता हूँ, 6 इंटू 4 कर सकता हूँ। तो सभी से क्या निकलेगा, 24 आयत। आयत बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि आयत की एक माप अपनी इच्छा से चुन लेते हैं तथा उसी माप से क्षेत्रफल में भाग देते हैं और दूसरी माप को ज्ञात करते हैं। यानी अगर लंबाई मान ली है तो चौड़ाई को हम निश्चित करते हैं। अब लंबाई छांटते समय हम क्या ध्यान में रखते हैं कि आयतों की दोनों मापें निरंतर कम होती जाए। ठीक है, कैसे कम होती जाए देखिएगा, यहाँ पर इस उदाहरण दे रखा है, वही डेटा है, उन्हीं डेटा को एज्यूम किया गया है 1 यूनिट बराबर 1 मैट्रिक टन। ठीक है, अब एज्यूम किया गया डेटा वही है जो पिछली शीटों के अंतर्गत हमने देखा, वही उत्पादन। अब 1/1 किया है तो जब 2 मानते हैं तो इसका आधा किया, यहाँ पर वही माना है तो आधा नहीं किया, तो क्षेत्रफल कितना आ गया, सेम आ गया। अब 53.5 को मुझे गुणनखंड में प्राप्त करना है तो मैंने क्या किया, 10 इंटू 5.35, 5.35 को मैं अगर 10 से गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 53.5। ठीक है, इसी प्रकार से 7 को 5 से गुणा करूंगा तो 35 मिलेगा, 5 को 2.3 से गुणा करूंगा तो मैंने 11.5 मिलेगा। ये क्या है, एक तो है लंबाई और एक है चौड़ाई। अब इसमें सिस्टम क्या किया देखिएगा, ये 10 सबसे बड़ा है, उसके बाद 7 इससे छोटा, 5 इससे छोटा, 4 इससे छोटा, 3 इससे छोटा और 2 इससे छोटा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमें सेट करना है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी घट रहा है, 5.35, फिर 5, फिर इससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर इससे छोटा, फिर इससे छोटा। तो ये जो गैप है ये बराबर इस प्रकार से विभाजित होना चाहिए। अब बनाते किस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले हमने ये ब्लॉक बनाया। ठीक है, लंबाई कितनी है सबसे बड़ी, 10, और ऊंचाई कितनी है या चौड़ाई हम कह सकते हैं, लंबाई या फिर चौड़ाई जो या ऊंचाई जो है उसको हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं, 5.35 और 10.5। तो ये तो हो जाएगा 10.5 और ये जो लाइन है ये हो जाएगी आपके 5 पॉइंट समथिंग जो भी आया, आमने सामने की बजाय बराबर होती है तो ये भी सेम रहेगी 5 पॉइंट समथिंग और ये भी सेम रहेगी यानी 10.5। ठीक है, ये तो हो गया पहले का। अब दूसरे जो वायत हैं वो इसी के अंदर बनाए। अंदर किस प्रकार से बनाए, दूसरे की नाप क्या है, 7 और 5। ठीक है, टोटल हमने बना दिया। 7 कहाँ तक आता है, 7 इस 10.5 में 7 यहाँ तक आता है। ठीक है, 7 और इस गैप में 5 कहाँ पर आता है, टोटल 5.3 समथिंग था, 5 यहाँ तक आता है। दोनों को आपस में जहाँ पर कटती है मिला दिया, ये उसका आयत हो गया। इसी प्रकार से तीसरा जो दे रखा है वो है 5 इंटू 2.2। ठीक है, तो ये है 5 यहाँ तक और इस तरफ है 2.3। 5, ये 5 वाली लाइन इधर से आएगी और 2.3 वाली लाइन यहाँ से, दोनों कटेगी, वृत्त बन जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट में बता देता हूँ 2 और 1, तो 2 यहाँ तक है और 1 है इस तरफ। तो ये आयत इस प्रकार से बनते हैं। और जैसा कि हमने एज्यूम किया था कि 1 जो यूनिट है वो 1 मैट्रिक टन के बराबर है। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर का ब्लॉक इस प्रकार से बना देते हैं। तो सर्वप्रथम एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई एक दो सरल रेखाएं खींच देते हैं।
फिर उसके बाद जिस प्रकार से मैंने बताया है उस प्रकार से आप इसकी गणना करते हैं। विभाजित आयत आरेख आपके कोर्स में नहीं है, बनाने का तरीका किस प्रकार से है ये देखने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वृत्त आरेख या चक्र आरेख, व्हील और पाई डायग्राम। ठीक है, क्या होता है? तो व्हील के अंतर्गत हम डिवाइड करते हैं। हमने लैंड यूज वाला चैप्टर पढ़ा था जिसके अंतर्गत भूमि उपयोग किस प्रकार से दिया जाता है। तो अलग अलग प्रकार के भूमि उपयोग यहाँ पर दे रखे हैं। यानी भारत में 1976-77 में भूमि का किस प्रकार से उपयोग किया जाता था, तो कितने प्रतिशत भाग पर या कितने करोड़ हेक्टेयर पर वन थे और कितने पर पड़त भूमि थी या कृषि भूमि थी, ये सारा सारा कर दिया और उसका योग लगा दिया। ये योग जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न में दे रखा है, योग आपको लगाना। अब इसको क्या करते हैं हम, अंशों में विभाजित करने के लिए सूत्र लगाते हैं। तो उस विभाग का वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य कितना है? जैसे कि इसका 6.8 है। ठीक है, तो 6.8 को गुणा किससे कर रहे हैं हम? 360 से कर रहे हैं और उसमें भाग किसका लगा रहा है? 30.41। जो आएगा वो क्या आएगा? डिग्री आ जाएगी। ठीक है, किस प्रकार से आती है तो कैलकुलेशन देखिएगा, ये कैलकुलेशन दे रखी है। ठीक है, सबसे पहले इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दिया। जैसे कि सबसे बड़ी जो है वो कृषि योग्य भूमि है, तो उसको सबसे ऊपर लेके आ गए, 14 सबसे बड़ा है और सबसे छोटा जो है प्रति भूमि, इस प्रकार से इसका योग। रूल वही लगाया, मान 360 से गुणा किया और योग का भाग किया, तो ये आ गया 166 अलग अलग डिग्री। टोटल कितना हो रहा है चेक करने के लिए 360 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि एक वृत्त में 360 डिग्री होते हैं। यहाँ पर उसका कम्युलेटिव जो मान है यानी संचय मान निकाल दिया गया, जिसमें सबसे पहले 166 रखा, 166 में 79 जोड़ा तो आंसर आया 245। 245 में 46.8 जोड़ा आया 291। 291 में 39.8 जोड़े, आंसर आया 331। 331 में 28.4 जोड़े और आंसर आया 360। अगर 360 बराबर आता है इसका मतलब हमारा कम्युलेटिव मान एकदम सही है। अब बनाते किस प्रकार से हैं, तो सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया। ठीक है, गोल, अपनी इच्छा अनुसार कोई भी दूरी ले लीजिए और उसके बीचों बीच यहाँ से ऊपर से 0 से प्रारंभ किया। ठीक है, अब 0 से प्रारंभ किया और सबसे बड़ी जो लाइन है कितना आया था हमारे पास? 166 डिग्री। ठीक है, इसी 0 पर रखते हुए सबसे पहले हमने क्या किया, 166 डिग्री का यहाँ से कोण बना। ये जो कोण है कितना होगा? 166 डिग्री का पहला कोण। ठीक है, दूसरा कोण जो बनेगा, अगर गोल चंदा है तो सबसे बढ़िया, तो एक ही जगह आपको 0 पर रखना है। दूसरा कोण जो है वो कितना का है? 245 डिग्री का। यानी वहां से ये 245 डिग्री जो है कहां से है? देखिए का सीधी रेखा 180 होती है, तो यहां से लगाकर ये कम्युलेटिव है, तो यहां से कितना है? 245 डिग्री। इस प्रकार से सभी कोण जो है इस प्रकार से 245 का बनेगा, फिर 291, फिर 331 और लास्ट हम 360 पर पहुंच जाएंगे। तो इस प्रकार से प्रतिभूमि का कोण, यानी सभी जो कोण है इस प्रकार से आपके सामने होंगे। फिर क्या करता है कोण बनाने के बाद? ठीक है, चाहे तो इसको परसेंटेज के अंतर्गत भी बांट दिया गया है, जैसे कि टोटल जो लैंड है 100% है तो उसको परसेंटेज है। फिर इसके अंदर छायावर्ग की, जैसे कि जो कल्टिवेटेड लैंड है, जो कृषि भूमि है जिस पर खेती की जाती है, उसमें इस प्रकार की लाइनें बनाई गई हैं। जो फॉरेस्ट है उसमें इस प्रकार की जाली बनी है। डॉट लगाकर हमने ऐसे क्षेत्र को दिखाया है जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। छोटे छोटे डॉट लगाकर हमने पड़ती भूमि को छोड़कर दूसरी जो पड़त भूमि है उसको प्रदर्शित किया, जो पड़त भूमि है उसको हमने छोटे डॉट से प्रदर्शित किया। इस प्रकार से हमने इंडेक्स बनाकर उसको शो कर दिया। तो इस प्रकार से आपका लैंड यूटिलाइजेशन का चार्ट बनता है। मैन जो हेडिंग रहेगी वो ये रहेगी, व्हील और पाई डायग्राम। ये देख लीजिएगा, रेक्टेंगुलर डायग्राम। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स, ये 11-12 के आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े लेना है, आंकड़े पुराने ना ले। एक ब्लॉक को यहाँ पर इन्होंने 2 मेट्रिक टन माना है, इसलिए 2 से गणना की, यानी आधा बनाया है। ठीक है,
इसी प्रकार से ये इनका बन गया। ठीक है, स्क्वायर ब्लॉक डायग्राम को इस प्रकार से तय किया गया है। प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स 11-12 के आंकड़े हैं, उन आंकड़ों को इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। तो राइस, व्हीट, सीरियल्स इसके अंदर भी लिखा जा सकता है, बाहर भी लिखा जा सकता है, और चाहे तो आप अलग से इंडेक्स भी बना सकते हैं। पाई डायग्राम जो अभी हमने देखा, तो पाई डायग्राम किस प्रकार से बनता है, तो लैंड यूटिलाइजेशन की जो डेटा है क्लास के अंतर्गत, अभी लैंड यूटिलाइजेशन का जो चैप्टर पढ़ा उसके अंतर्गत हमने पढ़ा है, लैंड यूटिलाइजेशन का जो डेटा है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया गया है कि राजस्थान के अंतर्गत जो कृषित क्षेत्र है वो कितना है और अन्य क्षेत्र किस प्रकार से। तो इस प्रकार से पाई डायग्राम जो है आपका तैयार